वंदे संस्कृत मातरम। मैं हूं डॉक्टर सुनीता थत्ते और प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी की आज की इस कक्षा में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं इस पुस्तक के अभ्यास 26 का प्रथम पृष्ठ नियमों वाला भाग भाग 1 अर्थात लेसन 52। आज के हमारे इस पाठ के मुख्य पाठ्य बिंदु हैं अस से अंत होने वाले असंत अर्थात सकारांत पयस आदि नपुंसकलिंग शब्दों के शब्द रूप, शत्रु प्रत्यय, श्रु धातु का लट, लोट और लंग लकार, साथ ही जश्त्व संधि। तो ये है आपके सामने प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के अभ्यास 26 का पहला पृष्ठ अर्थात नियमों वाला पृष्ठ, जिसके अंतर्गत हम आज नियम 66 और 67 को पढ़ने वाले हैं। शब्दकोश में 20 शब्दों की वृद्धि होने से हमारे कुल शब्दों की संख्या हो गई है 520। क खंड के अंतर्गत देखिए पयस जल और दूध, यशस यश, शिरस सिर, सरस तालाब, मनस मन और तमस अंधकार। इस तरह से कुल 7 सकारांत नपुंसकलिंग शब्द हमें अनुवाद करते समय प्रयुक्त करने हैं। इसके आगे कोकिलः, कोयल, मयूरः, मोर, हंसः, हंस, शुकः, तोता, कपोतः, कबूतर, काकः, कौआ, बकः, बगुला और उलूकः, उल्लू। इस तरह से इन 7 पक्षियों के नामों से हमें परिचित कराया गया है और इनका प्रयोग करके हमें आगे अनुवाद करते हैं। ख खंड के अंतर्गत 3 धातुएं मुख्य रूप से यहाँ पर हमें याद करनी है, सीखनी है। श्रु सुनना, शक सकना और आप माने पाना। घ खंड के अंतर्गत स्वकीय अपना, परकीय दूसरे का, त्वदीय तेरा, मदीय मेरा। इस तरह से 6 प्रत्ययांत कुछ विशेषण शब्द दिए हुए हैं और यहाँ सूचना दी है कि पयस से लेकर तमस तक के जितने भी शब्द हैं वो पयस के तुल्य ही चलेंगे। साथ ही श्रु से लेकर आप तक की धातुएं, ये जो 3 धातुएं हमने पढ़ी, श्रु, शक और आप, ये तीनों श्रु के तुल्य चलेंगे। हमारे इस पाठ के मुख्य रूप से 4 पाठ्य बिंदु हैं: पयस, शत्रु प्रत्यय, श्रु धातु और जश्त्व संधि। यहाँ आपको निर्देश दे रहे हैं कि पयस शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। देखो शब्द संख्या 30 और यशस आदि के रूप भी पयस के तुल्य चलाओ। और दूसरा निर्देश दे रहे हैं श्रु धातु के लट, लोट और लंग के रूप स्मरण करो। साथ ही शक और आप धातु के रूप भी श्रु के तुल्य चलाओ। तो आइए हम पहले चलते हैं सकारांत नपुंसकलिंग शब्द रूपों को याद करने। तो ये देखिए, ये आपके सामने संक्षिप्त सुप्रत्यय हैं। उसमें केवल प्रथमा और द्वितीया में थोड़ा अंतर करके हम सकारांत नपुंसकलिंग शब्द रूपों को बड़ी सरलता से बना सकते हैं। इसके ऊपर एक विस्तृत वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसकी लिंक यहाँ लगा रही हूं। वहां देखकर आप न केवल सकारांत नपुंसकलिंग वरन जितने भी हलंत शब्द रूप हैं उन सभी शब्द रूपों को बिल्कुल थोड़े से परिवर्तन के साथ बड़ी सरलता से बिना रटे याद कर सकते हैं। तो ऊपर लिंक लगा रही हूं, उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। अब इस पुस्तक के अनुसार जो संक्षिप्त शब्द रूप सकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के हैं, तो आइए पहले हम इसको देखते हैं। मेरे साथ बोलिए, अह असि आंसी, अह असि आंसी, असा उभ्यम उभिः, असे उभ्यम उभ्यः, असः उभ्यम उभ्यः, असः असोः असाम, असि असोः अहसु या अस्सु, हे अह, हे असि, हे आंसी। इन संक्षिप्त रूपों को याद करके भी आप सकारांत नपुंसकलिंग शब्द रूपों को याद कर सकते हैं। पर जो पहले वाली टेक्निक का वीडियो मैंने लगाया है उसको देखकर आप सारे ही हलंत शब्द रूपों को सरलता से बना सकते हैं। तो पयस शब्द का भी वीडियो बना हुआ है, उसकी लिंक भी ऊपर लगा रही हूं, उसको देखकर आप इन शब्द रूपों का अभ्यास कर सकते हैं। अब आइए ये संक्षिप्त रूप लगाकर
हम पयस शब्द के रूप बनाते हैं। तो ये आपके सामने है पयस सकारांत या असंत नपुंसकलिंग शब्द के शब्द रूप। इसको सकारांत भी कहते हैं क्योंकि इसके अंत में स है, और इसको असंत शब्द भी कहते हैं। क्यों? किसके अंत में अस है, पयस, मनस, यशस, अस आ रहा है, इसलिए असंत नपुंसकलिंग शब्द भी कहते हैं। तो आइए मेरे साथ बोलिए, पयः पयसि पयांसि, पयः पयसि पयांसि, पयसा पयोभ्यां पयोभिः, पयसे पयोभ्यां पयोभ्यः, पयसः पयोभ्यां पयोभ्यः, पयसः पयसोः पयसां, पयसि पयसोः पयःसु या पयस्सु, हे पयः, हे पयसि, हे पयांसि। देखिए अगला शब्द है यशस। यशः यशसि यशांसि, यशः यशसि यशांसि। अब तृतीया से जो मैंने आपको पहले वाले संक्षिप्त सुप्रत्यय दिए हैं, उनको क्रमशः यशस शब्द में जोड़ते जाएंगे। तो यशसा यशोभ्याम यशोभि, यशसे यशोभ्याम यशोभ्यः, यशसः यशोभ्याम यशोभ्यः, यशसः यशसोः यशसाम, यशसि यशसोः यशसु या यशस्सु, हे यशः, हे यशसि, हे यशांसि। ऐसे रूप बनेंगे। अब देखिए यहाँ पर केवल ये 6 स्थान ऐसे हैं जहां पर यशस को यशो हो गया है। वो विसर्ग संधि के नियमों से हुआ है। क्यों? क्योंकि जितने अन्य स्थल थे वहां आभ्याम भी, एभ्याम भ्य, अहभ्याम भ्य, अह ओ आम ई ओ सु, वहां सु को छोड़कर अन्य सभी स्थलों पर स्वर आ रहा था, तो वो सीधे सीधे यशस शब्द में जुड़ गया। पर यहाँ व्यंजन आ रहा है और वर्ग का तृतीय वर्ण आ रहा है, तो यशस के स के स्थान पर विसर्ग संधि के नियमों से रू हुआ, र हुआ, उ हुआ, और फिर गुण संधि के नियम से ओ हुआ, और यशोभ्याम यशोभी यशोभ्यः ऐसे रूप बने। तो विसर्ग संधि का वह नियम भी मैं यहाँ ऊपर आई बटन पर लगा रही हूँ, उसे अवश्य देख लीजिएगा। अगला रूप देखिए, मनस सकारांत नपुंसकलिंग शब्द। बोलिए मेरे साथ, मनः मनसी मनांसी, मनः मनसी मनांसी। यहाँ पर केवल मनस के स को यहाँ 2 स्थलों पर विसर्ग हो गया है। मनसा मनोभ्याम मनोभिः। बोलिए, मनसा मनोभ्याम मनोभिः, मनसे मनोभ्याम मनोभ्यः, मनसः मनोभ्याम मनोभ्यः, मनसः मनसोः मनसां, मनसि मनसोः मनःसु या मनस्सु, हे मनः, हे मनसि, हे मनांसि। तो अब आपके सामने है श्रु धातु लट लकार वर्तमान काल के शब्द रूप। बोलिए मेरे साथ, शृणोति शृणुतः शृण्वन्ति, शृणोषि शृणुतः शृणुथ, शृणोमि शृणुवः शृणुमः या शृण्वः शृण्वः। देखिए श्रु धातु से संबंधित वीडियो भी बना हुआ है विस्तृत, वो भी यहाँ पर मैं आई बटन पर लगा रही हूँ। ये श्रु धातु जब लट लोट लंग और विधिलिंग लकारों में चलती है तो इसके श्रु को श्री आदेश हो जाता है, मतलब तालव्य श में री की मात्रा लगाकर ऐसा आदेश हो जाता है, ऐसा आदेश हो जाता है श्रु। तो इसको हम 2 तरह से लिख सकते हैं। ये वैदिक श है, इसमें हमने ये री की मात्रा लगाई, और ये शृणोति शृणुतः शृण्वन्ति हमने रूप बनाए। अब इसको हम, जो हमारा प्रचलित तालव्य श है, उसमें भी री की मात्रा लगाकर इस तरह से भी लिख सकते हैं। आइए हम दूसरी स्लाइड में देखते हैं। देखिए हमारे प्रचलित तालव्य श में री की मात्रा लगाकर शृणोति शृणुतः शृण्वन्ति, इस प्रकार से हम श्रु धातु लट लकार वर्तमान काल के रूप बना सकते हैं। श्रु धातु लोट लकार। बोलिए मेरे साथ, शृणोतु शृणुताम शृण्वन्तु, शृणु शृणुतम शृणुत, शृण्वानि शृण्वाव शृण्वाम। यहाँ पर एक बात बताना मैं आवश्यक समझती हूँ कि यह धातु दिखने में भले ही अन्य गण की दिख रही है, तनादि गण इत्यादि की, पर महर्षि पाणिनि जी के धातु पाठ में इस धातु को भ्वादि गण में ही रखा गया है। चलिए अब आगे चलते हैं। श्रु धातु
लंग लकार। अशृणोत अशृणुताम अशृण्वन, बोलिए मेरे साथ। अशृणोत अशृणुताम अशृण्वन, अशृणोः अशृणुतम अशृणुत, अशृण्वम अशृणुव अशृणुम या अशृण्व अशृण्म। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया लंग लकार और विधिलिंगकार इत्यादि के प्रसंग में कि हमें हलंत का ध्यान रखना है। जैसे अश्रुणोत का जो प्रथम पुरुष का जो स्वरूप बन रहा है उसमें त हल है, मतलब ये हलंत शब्द है। और अश्रुणुत यहाँ पर त जो है वो स्वरांत है, उसके अंत में अ है। इसका ध्यान रख के हमको शुद्ध वर्तनी के साथ धातु रूप लिखने चाहिए। पुनः एक बार बता रही हूं कि इस श्रु को आपने जैसे यहाँ पर लिखा है वैसे भी आप लिख सकते हैं, और आप जो हमारा प्रचलित श है उस श में री की मात्रा लगाकर भी आप श्रु लिख सकते हैं। वर्तनी की दृष्टि से दोनों सही होंगे। अब आगे आप और शक धातु के रूप हैं, इन्हें मैं जल्दी जल्दी पढ़ रही हूं, आप भी मेरे साथ बोलिए। आप धातु लट लकार। आपनोति आपनुतः आपनुवन्ति आपनोषि आपनुथः आपनुथ आपनोमि आपनुवः आपनुमः। अब लोट लकार। आपनोतु आपनुताम आपनुवन्तु आपनुहि आपनुतम आपनुत आपनवानि आपनवाव आपनवाम। लंग लकार। आपनोत आपनुताम आपनुवन आपनोः आपनुतम आपनुत आपनवम आपनुव आपनुम। इसी में प्र लगा देते हैं तो प्राप्नोत प्राप्नुताम बन जाते हैं। अब शक धातु लट लकार, बोलिए साथ में। शक्नोति शक्नुतः शक्नुवन्ति शक्नोषि शक्नुथः शक्नुथ शक्नोमि शक्नुवः शक्नुमः। ये शक धातु बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका काम हमको हमेशा वाक्य बनाते समय पड़ता ही है। शक धातु लोट लकार। शक्नोतु शक्नुताम शक्नुवन्तु शक्नुहि शक्नुतम शक्नुत शक्नवानि शक्नवाव शक्नवाम। अब शक धातु लंग लकार। अशक्नोत अशक्नुताम अशक्नुवन अशक्नोः अशक्नुतम अशक्नुत अशक्नवम अशक्नुव अशक्नुम। आइए अब देखते हैं नियम 66। झलाम जश झषि, यह जश्त संधि का नियम है। कह रहे हैं कि वर्ग के पहले दूसरे तीसरे और चौथे वर्ण को तीसरा वर्ण अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। कब? बाद में वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो तब। इसी का एक और सूत्र है जश्तु संधि का, जलाम जशो अंते। तो उसकी लिंक मैं यहाँ लगा रही हूं, जहां विस्तार से उदाहरणों सहित आपको ये दोनों संधियां पढ़ाई गई हैं। यहाँ समयाभाव के कारण इस वीडियो में इतने विस्तार से संधि पढ़ाना संभव नहीं है। अभी यहाँ उदाहरण केवल चतुर्थ वर्ण को तृतीय वर्ण होने के दिए हैं, उनको आप देखिए। जैसे बुध धन धी, तो बुध जो है चतुर्थ वर्ण था, उसको आगे फिर चतुर्थ वर्ण आने के कारण तीसरा वर्ण हो गया और शब्द बना बुद्धि ही। इसी तरह सिद्धि सिद्धि दुघ धम, तो ये घ चतुर्थ वर्ण था, इसके बाद फिर चतुर्थ वर्ण आया, तो इस घ की जगह उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो गया ग और हमारा शब्द बना दुग्धम। इसी तरह लभ धह, ये लभ चतुर्थ वर्ण था, उसके आगे किसी दूसरे वर्ग का चतुर्थ वर्ण आया तो भी ये स्थितियां बनती हैं। ये ध आया तो भ का ही तृतीय वर्ण हो गया प फ ब और हमारा शब्द बना लब्धः। इसी तरह युद्ध धः युद्धः। अगला नियम देखिए, नियम 67। कह रहे हैं रहा है रहा था, या और जोड़ ले इसमें रहा होगा इत्यादि रहा वाले प्रयोगों का अनुवाद करते समय संस्कृत में शत्रु प्रत्यय लगाकर वाक्य बनाए जाते हैं, है ना। रहा जिसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जैसे पढ़ रहा है, इज रीडिंग, वॉज रीडिंग, विल रीडिंग,
ऐसे प्रसंगों में शत्रु प्रत्यय का प्रयोग होता है। परस्मैपदी धातुओं में लट के स्थान पर शत्रु प्रत्यय होता है। तो शत्रु का अत शेष बचता है। शत्रु का जो श है उसका लोप हो जाता है और री का भी लोप हो जाता है, शेष बचता है केवल अत। तो शत्रु प्रत्यय लगाकर रूप बनेगा पठत, लिखत इत्यादि। ये कह रहे हैं कि शत्रु प्रत्यय लगाकर रूप बनाने का सरल उपाय ये है कि धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन का जो रूप है, मतलब पठति, पठतः, पठन्ति, तो पठन्ति का जो रूप है उसमें से ई और न को हटा दें तो पठत बचेगा और ये शत्रु वाला रूप बन जाएगा। देखिए यहाँ कह रहे हैं कि शत्रु प्रत्ययांत के रूप पुल्लिंग में गच्छत, जिसको हमने पहले पढ़ा है, गच्छत शब्द के समान चलेंगे। पठत, लिखत, गच्छत, है ना, गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्तः, इस तरह इसके रूप चलेंगे। जब स्त्रीलिंग के रूप बनाने होंगे तो सरल उपाय ये है कि लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में जो रूप बन रहा है उसमें बड़ी की मात्रा कर देंगे, लिखन्ति, लिखन्ती, पठन्ति, पठन्ती, और फिर नदी के समान उसके रूप चलेंगे, पठन्ति, पठन्त्यौ, पठन्त्यः। और नपुंसक लिंग में जगत के समान इसके रूप चलेंगे, जगत, जगती, जगंती। शत्रु के रूप जैसे पठ से पठन्ति बना तो न और ई हटा दिया तो पठत, लिखन्ति से लिखत। इसी प्रकार क्रू से कुर्वत, गम से गच्छत, हस, हसत, पच, पचत, दृश, पश्यत, स्था, तिष्ठत, पा, पिबत, घ्रा, जिघ्रत इत्यादि रूप बनेंगे। और फिर इनके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में जैसा ऊपर बताया है उस तरह से रूप चलेंगे। कह रहे शत्रु प्रत्ययांत के बाद में हम अर्थ के अनुसार अस धातु के लट लकार या लंग लकार का प्रयोग करें, हम लिट लकार का भी प्रयोग कर सकते हैं। वह पढ़ रहा है तो हम लट लकार का प्रयोग करें, वह पढ़ रहा था तो हम लंग लकार का प्रयोग करेंगे, वो पढ़ रहा होगा ऐसा यदि प्रयोग होगा तो हम लिट लकार अस धातु का प्रयोग उस शत्रु प्रत्ययांत शब्द के साथ करेंगे। जैसे वह पढ़ रहा है तो सह पठन अस्ति, पर वह पढ़ रहा था तो सह पठन आसीत, और वह पढ़ रहा होगा तो सह पठन भविष्यति। इस तरह से हमें प्रयोग करना है इस पाठ के सारे अनुवादों में। अब यह आपके सामने है इसी पाठ का दूसरा पृष्ठ, अर्थात क्रियात्मक वाला भाग। यहाँ कुछ उदाहरण के वाक्य दिए हैं, पहले उन्हें देखिए और फिर उनके अनुसार आपको अनुवाद करने हैं। देखिए, वह पढ़ रहा है, वह माने सह, पढ़ रहा है तो पठ धातु में हमने शत्रु प्रत्यय लगाया पठन, और फिर जैसा अभी आपको बताया कि अस धातु का प्रयोग हम करेंगे, सह पठन अस्ति। पर जब वो दोनों पढ़ रहे हैं तो दो हो गए, तो पठन पठन्तौ, तौ पठन्तौ, और फिर क्रिया भी द्विवचन में गई, अस्ति स्तः, तौ पठन्तौ स्तः। और जब वो बहुत सारे पढ़ रहे हैं तो पठन पठन्तौ पठन्तः, ये पठत शब्द बहुवचन में चला गया, सह तौ ते ये भी बहुवचन में चला गया, और अस्ति स्तः सन्ति ये क्रिया भी बहुवचन में चली गई, और हमारा वाक्य बना ते पठन्तः सन्ति। तुम पढ़ रहे हो, त्वं पठन् असि। तुम सब पढ़ रहे हो तो यूयं पठन्तः स्थ, अस्ति स्थः स्थ। मैं पढ़ रहा हूं, अहम पठन् अस्मि, वयं पठन्तः स्म, हम सब पढ़ रहे हैं। सा पठन्ती अस्ति, वह पढ़ रही है, स्त्रीलिंग हो गया। इसी तरह मैं पढ़ रही हूं, अगर ऐसा होता तो हम लिखते अहम पठन्ती अस्मि, मैं पढ़ रही हूं। सह पठन आसीत, वह पढ़ रहा था। सह पठन भविष्यति, वह पढ़ रहा होगा। अब आगे इन्हीं शत्रु प्रत्ययांत शब्दों को अन्य विभक्तियों में प्रयुक्त करते हुए आपको अनुवाद करने हैं। पढ़ते हुए शिष्य को देखो, पढ़ता हुआ ऐसा अर्थ भी शत्रु प्रत्यय से बनता है। तो पठंतम शिष्यम पश्य,
पढ़ते हुए शिष्य को देखो। पठते शिष्याय दुग्धम देहि, शिष्य को दूध दो। कैसे शिष्य को? पढ़ते हुए, तो पठत शब्द की चतुर्थी में गए हम, क्योंकि ये शिष्य का विशेषण बनेगा। पठते शिष्याय दुग्धम देहि, पढ़ते हुए शिष्य को दूध दो। सह हसन भोजनम पचन बालिकां पश्यन पुष्पम जिघ्रन जलम च पिबन अस्ति। वह हंस रहा है, भोजन पका रहा है, बालिका को देख रहा है, पुष्प को जिघ्रन मने सूंघ रहा है और जल को पी रहा है। एक साथ इतने सारे कार्य जो है निरंतरता से कर रहा है। अब इसके बाद 14 से जो हमने अभी असंत शब्द या सकारांत नपुंसकलिंग शब्द पढ़े हैं, उनका प्रयोग करके यहाँ वाक्य रचना की है। पयः पिब, दूध को पियो। अब पयम नहीं हुआ यहाँ, क्योंकि पयः पयसी पयांसी और द्वितीय में भी बन रहा है पयः पयसी पयांसी। पयः पिब मने दूध को पियो। यशः यशसी यशांसी, यश को चाहो, यशों को चाहो, तो यशांसी इच्छ। अब श्रु धातु का प्रयोग यहाँ पर है। सह वचनम शृणोति, सह वचनम शृणोतु, सह वचनम अशृणोत वा। वह वचन सुनता है, वह वचन सुने या उसने वचन सुना। इसी तरह आप धातु, सह धनम आपनोति, वह धन प्राप्त करता है। सह धनम आपनोतु, वह धन प्राप्त करे, या सह धनम आपनोत वा, या उसने धन प्राप्त किया। ये उदाहरण के वाक्यों के बाद अब अगली स्लाइड में आपको कुछ हिंदी के वाक्य दिए हैं, आपको उनका अनुवाद करके अपनी कॉपी में लिखना है। पर उससे पूर्व वीडियो को हाइप करें। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने अच्छे कमेंट्स और प्रतिक्रियाएं दें, अपने छात्रों और मित्रों के साथ इसे शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें। तो देखिए, संस्कृत बनाओ। वह लिख रहा है, दो लिख रहे हैं, सब लिख रहे हैं। यहाँ देखिए, पढ़ रही थी और पढ़ रहा होगा, मतलब यहाँ पहले वाक्य से लेकर 14वें वाक्य तक बालक लिख रहा होगा। ये शत्रु प्रत्ययान्त शब्द का तीनों लकारों में प्रयोग करना है। वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल में प्रयोग करते हुए आपको अनुवाद करने हैं। फिर 15 और 16 में आपको जो भी पक्षियों के नाम बताए हैं, उनका प्रयोग करते हुए वाक्य रचना करनी है। कोयल, हंस, मोर, तोते, कबूतर, कौआ, बगुला, उल्लू इत्यादि। और यहाँ 17 और 18 में देखिए, जो अभी हमने शत्रु प्रत्ययान्त शब्द बनाया है ना, पठन, पठन, पठन्तौ, पठन्तः, पठन्तम, पठन्तौ, पठतः, उनकी अनेक विभक्तियों का प्रयोग करते हुए आपको यहाँ पर वाक्य रचना करनी है। काम करते हुए बालक को लड्डू दो, तो करते हुए में आपको चतुर्थी लगाना है, और काम करते हुए मनुष्य का यश होता है, तो मनुष्यस्य चूंकि षष्ठी है, तो काम करते हुए कुर्वन, कुर्वंतो, कुर्वंतः षष्ठी के एक वचन में आपको जाना होगा। देखिए, यहाँ से जो है आगे के पाठों में अनुवाद क्रमशः कठिन होते जा रहे हैं। चलिए अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब ये ख खंड में देखिए, 19 से लेकर 24 तक अभी हमने जो सकारांत या असंत नपुंसकलिंग शब्दों को पढ़ा है, उनका प्रयोग करके यहाँ पर हमें अनुवाद करना है। जैसे जल पियो में आप जल शब्द का प्रयोग मत कीजिए, पयस शब्द का प्रयोग कीजिए। तो जल पियो, पयस शब्द का प्रयोग। यशस, सिर, शिरस, तालाब, सरस, मन, मनस और अंधकार, तमस। इन सकारांत शब्दों में उचित विभक्ति लगाते हुए यहाँ पर आपको अनुवाद करने हैं। ग खंड देखिए, हमने अभी जो श्रु धातु पढ़ी है, उससे संबंधित यहाँ अनुवाद है। वह मेरा भाषण सुनता है, वह वचन सुनता है, मैं सुनता हूँ, वह सुने, तू सुन, मैं सुनूं, उसने सुना, तूने सुना, मैंने सुना इत्यादि तीनों लकारों में श्रु धातु का प्रयोग करते हुए आपको अनुवाद करना है। बहुत शीघ्र मैं इसकी आंसर की बनाकर भी YouTube पर अपलोड कर दूंगी, पर उसके पूर्व आप पहले अपनी कॉपी में इन सारे अनुवादों को करके रखिए, और उसके बाद जब आंसर की आपको मिल जाएगी, तो उसे देखकर अपना मूल्यांकन आप स्वयं कर पाएंगे। आगे चलते हैं।
देखिए, अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण यह हर पाठ में है और उसका उद्देश्य यही है कि ऐसी अशुद्धियां आप न करें। पहला वाक्य देखिए, वयम पुष्पम जिघ्रन संति। तो वयम है, उसके साथ संति नहीं होगा, वयम स्मः। और जब वयम बहुत सारे हो गए तो जिघ्रन नहीं होगा, एक वचन बहुवचन होगा, जिघ्रंतः। और पुष्प भी बहुवचन में जाएगा और हमारा शुद्ध वाक्य बनेगा, वयम पुष्पाणि जिघ्रंतः स्म। माने हम सब पुष्प सूंघ रहे हैं। कार्यम कुर्वन् नरः यशम भवति। यह वाक्य भी पूरा गलत है ना। कार्य करते हुए मनुष्य का यश होता है। तो पहले तो हम यश शब्द को देखें कि यशस शब्द होता है, रूप चलते हैं यशः, यशसी, यशांसी। यशम नहीं होता, यशः भवति। मनुष्य का तो नर में लगेगी षष्ठी, नरस्य, नरम नहीं होगा। अब जब नरस्य में षष्ठी लगेगी तो कुर्वत, कुर्वन् शब्द भी षष्ठी के एक वचन में जाएगा, कुर्वतः, कुर्वतः नरस्य। और हमारा शुद्ध वाक्य बनेगा, कार्यम कुर्वतः नरस्य यशः भवति। यहाँ देखिए, एक बात मैं बताना चाह रही हूं कि जब कर रहा है कोई सा भी काम कोई व्यक्ति, तो शत्रु प्रत्यय के साथ अस धातु को हम लगा के वाक्य बना रहे हैं, तो वहां कर्ता के हिसाब से ये हमारा जो शत्रु प्रत्यांत शब्द है उसका प्रयोग होगा। साथ ही यह शत्रु प्रत्यांत शब्द विशेषण की तरह भी प्रयुक्त होता है, जैसे करता हुआ बालक, चलता हुआ बालक, दौड़ता हुआ घोड़ा। तो ऐसे प्रसंग में विशेषण विशेष भाव होगा और शत्रु प्रत्यांत शब्द उसी विभक्ति, उसी वचन और उसी लिंग में होगा जिस विभक्ति, जिस वचन और जिस लिंग के साथ विशेषण के रूप में उसका प्रयोग किया गया है, अर्थात विशेष्य के समान उसके रूप चलेंगे। देखिए, जैसे यहाँ पर नरस्य षष्ठी में था, तो हमें यहाँ पर कुर्वत शब्द का भी षष्ठी एक वचन का प्रयोग करना पड़ा, कुर्वतः नरस्य। यदि कोई दूसरी विभक्ति होती नर में तो हम कुर्वन शब्द में भी वही विभक्ति लगाते। आगे देखिए, कह रहे हैं दो ग को बहुवचन में बदलो। दो ग में हमने श्रु धातु के एक वचन के वाक्य बनाए हैं, यहाँ पर उनको बहुवचन में परिवर्तित करके लिखना है। ख देखिए, इनके रूप लिखो, पयस, यशस, मनस। इनको हम इस वीडियो के पूर्व में ही लिख चुके हैं। इसी तरह श्रु के लट, लोट और लंग के पूरे रूप लिखो। इनको भी हमने वीडियो के प्रारंभ में लिखा भी है और याद भी किया है। संधि करो, रुध धीहि, शुद्ध धन धीहि, बुध धन धीहि, वृद्ध धन धीहि। यहाँ पर झलाम जश झषि, इस नियम के अनुसार ये जो जहां जहां ये चतुर्थ वर्ण है ये तृतीय वर्ण में बदल जाएगा और आपको ये संधि करके शब्द बनाने हैं। आशा है कि प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के अभ्यास 26 का यह नियमों वाला भाग आपने भली भांति समझ लिया होगा। अब आप जल्दी से इन सारे अनुवादों को अपनी कॉपी में नोट करें। बहुत शीघ्र मैं इसकी आंसर की दे रही हूं, उसे देखकर अपने अनुवादों का मूल्यांकन आप स्वयं करें। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत शीघ्र मिलते हैं इस अभ्यास की आंसर की के साथ या किसी नूतन अवधारणा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।